नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएन 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए रायपुर निवासी दिनेश मिरानिया को सीएम विष्णुदेव साय ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान सीएम साय ने मृतक के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और उनकी अंतिम यात्रा में कंधा देकर उन्हें अंतिम विदाई दी। तो बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले की पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में यहां पर निंदा की जा रही है। सीएम विष्णुदेव साय ने सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की। नम आंखों से हर कोई यहां पर इस घटना की निंदा करता हुआ नजर आ रहा है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए रायपुर निवासी दिनेश मिरानिया को सीएम विष्णुदेव साय ने भी श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान सीएम साय ने मृतक के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उन्हें याद किया और साथ ही साथ इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि इसका करारा जवाब जरूर दिया जाएगा। उनकी अंतिम यात्रा में विष्णुदेव साय ने कंधा देकर उन्हें अंतिम विदाई दी है। वहां पर लाखों करोड़ों की तादाद में जिस प्रकार से लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ देखने को मिला जब दिनेश मिरानिया को यहां पर अंतिम विदाई दी जा रही थी तो यहां पर सैकड़ों के तादाद में लोग मौजूद थे जिन्होंने नम आंखों से विदाई दी है। और ऐसे में इस अंतिम विदाई में सभी लोग इस घटना की निंदा कर रहे थे कि आतंकवादी घटना सबसे ज्यादा डरावनी, हैवानियत भरी और निंदनीय है और इसका करारा जवाब भी सरकार को जरूर देना चाहिए। हालांकि सरकार अपनी रणनीतियों में जुटी है, लेकिन दूसरी तरफ ये आतंकी घटना की हम लोग निंदा करते हैं और तुरंत इसका मुंहतोड़ जवाब देना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मृतक के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने मौके पर पहुंचकर कंधा देकर अंतिम विदाई दी और उनको नमन किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल रमेन टेका, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह समेत विधायक पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए दिनेश मिरानिया के घर पर पहुंचे, जहां उन्होंने दिनेश को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद दिनेश की अंतिम यात्रा भारत माता के जयकारों के साथ मारवाड़ी मुक्ति धाम के लिए निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और आमजन शामिल हुए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसी बीच रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे रायपुर से, जहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। पहलगाम हमले पर दीपक बैज ने दुख जताया। पहलगाम की घटना दुखद है, दीपक बैज का बड़ा बयान इस वक्त का। बीजेपी सरकार पर बोला हमला, मामले में राजनीति की बजाय बताए सुरक्षा व्यवस्था कहां थी। दीपक बैज ने सरकार से किए बड़े सवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार पर साधा निशाना। मामले में राजनीति की बजाय सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। दीपक बैज ने कहा कि उस वक्त सुरक्षा व्यवस्थाएं कहां थी। बड़ी खबर है इस वक्त की सीधे रायपुर से, जहां पर दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला हुआ और 27-28 से अधिक लोगों के मारे जाने की सूचनाएं मिल रही है और कई लोग घायल हुए हैं। उसमें से छत्तीसगढ़ के हमारे एक पर्यटक दिनेश मिरानिया की भी मौत हुई है। निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बड़ी दुख की घटना है, हम संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस घटना में भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है तो हम उनसे सवाल पूछते हैं कि डबल इंजन की सरकार में सुरक्षा व्यवस्था कहां थी, क्यों नहीं मिला सुरक्षा व्यवस्था, उसका जिम्मेदार कौन है, कौन लेगा इसका जिम्मेदार। दूसरा कि 370 हटेगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, फिर हमले कैसे हुए लगातार, हम सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। और आज पूरा देश इस घटना से गुस्से में और आक्रोश में है और पूरी जनता सवाल पूछ रही है कि इसका जिम्मेदार।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुंबई में श्रीलंका के प्रमुख औद्योगिक समूह ललन ग्रुप के प्रतिनिधि दीपक पारेख ने छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय से खास मुलाकात की। ऐसे में प्रतिनिधि पारेख ने कहा कि ललन ग्रुप श्रीलंका के सबसे बड़े विविधकृत औद्योगिक समूह में से शामिल है। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति की सराहना करते हुए राज्य में धागा और कपड़ा निर्माण इकाई स्थापित करने की यहां पर बात कही है। इसको लेकर उन्होंने रुचि भी दिखाई। उन्होंने बताया कि राज्य की ओर से श्रमिकों के लिए 24 घंटे में पाली व्यवस्था, ऑनलाइन क्लियरेंस जैसी सुविधाएं निवेशकों के लिए आकर्षित का केंद्र बन चुकी है। इसके अलावा सीएम साय ने समूह की पहल का स्वागत किया और हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया है। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के बयान का बीजेपी मीडिया प्रभारी दाऊद अनुराग अग्रवाल ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ में रहने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के निवासियों का अपमान किया है। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ को आपराधिक गढ़ बनाने की मंशा पूरी नहीं होने दी जाएगी। दरअसल दीपक बैज ने कहा था कि हम छत्तीसगढ़ को यूपी और बिहार के समान आपराधिक राज्य नहीं बनाने देंगे, जिसका बीजेपी ने अब पलटवार किया है। अपराध गढ़ बना दिया था। अब वहां पे दीपक बैज जी आपने बयान दिया है कि छत्तीसगढ़ को यूपी और बिहार जैसा आपराधिक राज्य नहीं बनने देंगे। ऐसा करके न केवल आप छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहे हैं, अपितु यूपी और बिहार का भी अपमान कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में रहने वाले यूपी और बिहारी लोगों का भी अपमान कर रहे हैं। दीपक जी एक बात समझ लीजिए, अब यूपी और बिहार में आपके साथी जिनके साथ आपका चुनावी एलायंस है, ऐसे लालू प्रसाद जी और मुलायम सिंह का शासन नहीं है जिन्होंने उस राज्य को अपराध गढ़ बना दिया था। अब वहां पे योगी आदित्यनाथ जी और नीतीश कुमार का राज्य है, जहां अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं और वहां पे विकास भी हो रहा है। और दूसरी बात रही छत्तीसगढ़ की बात, तो दीपक बैज जी ये समझ लीजिए कि कांग्रेस का भूपेश जी का शासन नहीं है, जहां छत्तीसगढ़ में अपराध की फ्रेंचाइजी बढ़ती थी, शराब के नाम पे अपराध होते थे, पिकोल के नाम पे अपराध होते थे, रेत के नाम पे अपराध होते थे। ये छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय का सुशासन है, जहां पे अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। आपकी मंशा छत्तीसगढ़ को अपराधी राज्य बनाने की जो है वो कतई पूरी होने वाली नहीं है। इसी कड़ी में रायपुर में जिला कांग्रेस कमेटी ने आतंकवादी हमले में मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला। कांग्रेस भवन गांधी मैदान से यहां पर हाथों में कैंडल लेकर पार्टी कार्यकर्ता कोतवाली चौक पहुंचे, जहां 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस दौरान शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे ने कहा कि आज पूरा देश एकजुट होकर इस आतंकवादी हमले की निंदा कर रहा है। कांग्रेस पार्टी मृतकों के परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। खबरों में आगे बढ़ती है। भागलपुर में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए उद्घोष यात्रा की शुरुआत कर दी है। ये यात्रा जातिगत जनगणना, रोजगार और भूमिहीनों के मुद्दों पर केंद्रित है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर का लक्ष्य जनता से सीधे संवाद स्थापित कर अपनी पार्टी को मजबूत बनाना है और 2025 के चुनावों में अपनी दावेदारी मजबूत करना है। वहीं भागलपुर में प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि नीतीश कुमार 2025 में कभी सीएम नहीं बन पाएंगे, इस बात को मैं लिख कर दे सकता हूं। जो उपचुनाव हुए, कई लोगों ने कहा कि इनकी मुट्ठी खुल गई, तो निश्चित तौर पर मैं उनमें से नहीं हूं जो जबरदस्ती का बात करता है। उपचुनाव के जो नतीजे आए वो निश्चित तौर पर हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए, लेकिन जब वो मुट्ठी खुली, जिसको लोग कहते हैं मुट्ठी खुल गई, तो मुट्ठी में क्या दिखा कि 11 दिन पुराना दल 10% वोट लेकर बिहार में आया। आप लोग तो खुद पत्रकार अनुभवी लोग हैं। बिहार में भाजपा जैसे दल को पहला 10% वोट लेने में 20 बरस लगा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 19.6% वोट आया था। कांग्रेस जो सैकड़ों साल पुरानी पार्टी है उसको 9.6% वोट आया था। जदयू को 15% से कम वोट, और कोई भी दल नहीं है जिसको 10%
अगली खबर मंदसौर से है, जहां पर सीतामऊ के एसडीएम और टप्पा कयामपुर की तहसीलदार प्रतिभा भाभर पर पटवारियों के साथ मिलकर 4,70,000 से अधिक की रबी फसल गबन करने का आरोप लगा है। आपको यह भी बता दें कि आरोप राम जानकी मंदिर के पुजारी ने लगाया है। वहीं मंदिर की भूमि को लेकर पुजारी ने अतिरिक्त कलेक्टर मंदसौर के समक्ष अपील भी पेश की है, जहां पर एसडीएम को नोटिस जारी होने के बाद भी फसल कुर्क कर मंडी में बेचने और खेत से मंडी के बीच उपज परिवहन करने के दौरान गबन करने का कारनामा इसमें किया गया है, इसको लेकर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कलेक्टर से जनसुनवाई के दौरान इस मामले में सबूतों के साथ एक शिकायत भी पेश की है। मैं आवेदन देने का कारण यह है कि मैं खजूर चंद्रावत का पुजारी हूँ और एसडीएम महोदय ने मेरे खिलाफ एक आदेश जारी किया करें। मेरी फसल सारे खेतों से हार्वेस्टर से कटवा लिए। उसके बीच में 21 ट्राली गेहूँ खेत से आए थे और बीच रास्ते में 14 ट्राली ही गेहूँ मंडी में पहुँचे। 7 ट्राली गेहूँ बीच में गायब हो गए और गबन हो गया। ये सब गबन तहसीलदार महोदय और एसडीएम महोदय शिवानी गर्ग व प्रतिभा बाबर के में हुआ है के माध्यम से हुआ है। क्या चाहते हो आप? जी, मेरे को न्याय चाहिए और मुझे न्याय की आशा है। देखिए, हम ये श्री राम जानकी मंदिर के पुजारी मंगल जी द्विवेदी हैं। आज हम सभी लोग कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देने और जनसुनवाई में आवेदन देने आए थे। मंदिर की जमीन जो है वो लगभग 11 हेक्टेयर जमीन है और उस पर जो है फसल बोई गई थी, रबी फसल। तो रबी फसल की जो है एसडीएम ने एक आदेश जारी करके फसल कुर्की करवाई। ये आदेश जो है प्राकृतिक न्याय, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन अध्यात्म विभाग ने भी आदेश जारी कर रखा है फरवरी 2019 में कि मंदिर का एक ही पुजारी होगा और जब तक उसके खिलाफ कोई दोष सिद्ध नहीं होता है तब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। एक ही व्यक्ति द्वारा बार बार की गई शिकायत के आधार पर एसडीएम ने फसल कुर्की की और खास बात यह रही कि उन्होंने फसल जो है हार्वेस्टर मंगवा कर कटवाई। उसके कोई टेंडर वगैरह जारी नहीं किए, न्यूनतम दर, अधिकतम दर, ऐसा कोई नियमों को फॉलो नहीं किया। ताबड़तोड़ कार्रवाई की। अपर कलेक्टर के यहाँ हमने अपील की थी, उसका अपील का नोटिस जारी होने के 15 दिन बाद उन्होंने खेतों में फसल कटवाई और 21 ट्राली गेहूं उन्होंने खेतों से कटवाए और मंडी पहुंचाना था तो उन्होंने मंडी में केवल 14 ट्राली गेहूं पहुंचाए। इस तरह से 7 ट्राली जो लगभग 150 क्विंटल गेहूं है उन्होंने मंडी तक पहुंचाने से खेत के बीच परिवहन में गायब कर दिए और 4 बोरी के करीब मेथी, करीब 6 बोरी अलसी, करीब 4-5 क्विंटल लहसुन गायब करी है। इस तरह से 4,90,000 समथिंग एसडीएम और नायब तहसीलदार प्रतिभा बाबर, एसडीएम शिवानी गर्ग इनके द्वारा गबन किया गया है। हम लोग कार्रवाई के लिए आए थे मांग करने कि उनके खिलाफ आर्थिक अनियमितता का प्रकरण दर्ज किया जाए। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ बालचंद असली, हमारे संवाददाता, हमारे साथ सीधे फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। बालचंद, जिस तरीके से खबर मंदसौर से सामने आ रही है, जहां पर एसडीएम और तहसीलदार पर तमाम बड़े आरोप एक पुजारी के द्वारा लगाए जा रहे हैं, मामला क्या कुछ सामने आ रहा है? जी, ये पुजारी नाग खजूरे के जो पुजारी है मंगल त्रिवेदी, इनका ये आरोप है कि कलेक्टर के द्वारा जब मंदिर की जो जमीन है 21 उस पे जो कुर्की का आदेश हुआ था कलेक्टर के द्वारा फसल कुर्की का, तो सीतामऊ एसडीएम जो है शिवानी गर्ग और नायब तहसीलदार प्रतिभा बाबर दोनों ने मिलकर ये कार्रवाई करी और जो फसल है वो कटवा के और मंडी में ऊपर नीलामी करी है। और वहीं इनका ये कहना है कि 21 ट्राली गेहूं है वो हमारे खेत से कट के गए हैं और मंडी में जो है 14 ट्राली जो गेहूं कुल है वो नीलामी की गई है। तो 7 ट्राली का जो है इन्होंने गबन किया है। और आप चैनल के जो रिपोर्टर ने जब एसडीएम शिवानी गर्ग से बात करी है तो उनका ये कहना है कि सारे मामले की हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है और ऐसी कोई बात नहीं है और गबन का तो कहीं मामला आता ही नहीं है। और ये जो पूरा मामला है ये कलेक्टर के जो कार्रवाई कलेक्टर ने करी थी, कलेक्टर के कहने पे ही हुई और मौके पर तहसीलदार वगैरह एसडीएम सभी खड़े होकर वीडियोग्राफी के माध्यम से की गई, कोई गबन का मामला नहीं है। ठीक है बालचंद, फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी आपसे लेनी है। और ऐसे में देखने को मिलता है कि एसडीएम और तहसीलदार पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन आखिरकार गबन के जो तमाम आरोप लग रहे हैं ये कब तक सिद्ध होंगे, इसको लेकर कब तक कार्रवाई होगी, इसको देखने वाली बात होगी। मंदसौर के संचित रूट पर नई शराब दुकान खुलने की खबर से क्षेत्र में हड़कंप मच चुका है। बताया जा रहा है कि इस दुकान को रातों रात खाली करने की तैयारी यहाँ पर की जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ
यहाँ पर विरोध प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो गया। दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि रातों रात इसे खोल दिया गया। अब कॉलोनी वासियों ने विरोध करते हुए संजीत रोड को जाम कर दिया और उनका कहना है कि इस तरह की दुकानें रिहायशी इलाकों में खोलनी नहीं चाहिए। इससे बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े होंगे और सामाजिक वातावरण भी खराब होता है। वहीं कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से मांग की है कि दुकान को तत्काल प्रभाव से बंद करवाया जाए और इस तरह के निर्माण कार्यों पर तुरंत रोक लगाई जाए। ये धरना प्रदर्शन हमारी जिनेंद्र विहार और सम्यक डायमंड कॉलोनी के सामने शराब का ठेका खोलने पे हो रही है। हमारे कॉलोनी में छोटे छोटे बच्चे वगैरह रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ का ठेका नहीं खुले। ये अभी हमने 10-15 मिनट से धरना दिया है, अभी आप लोग आए हैं और कोई हमारी सुन नहीं रहा है। मतलब जगह खेड़ी में भी ठेका है शराब का, तब भी वो लोग पी के इधर तक आते हैं। और जब हमारी कॉलोनी के सामने खुलेगा तो फिर हम मतलब कैसे रहेंगे? हम नाइट ड्यूटी जाते हैं, लेडीज से अकेली घर में रहती है, उनको अपना काम खुद करना होता है, तो वो ऐसे में कैसे काम करेगी? इसका मुख्य कारण एक ही मात्र ये है कि ये रिहायशी इलाका है और ये जो पीछे खेत आप देख रहे हैं, इस खेत में दुकान खोलने के लिए प्रावधान किया गया है और मटेरियल डाल दिया गया था। जैसे ही इस कॉलोनी के और रहवासी कॉलोनियों के आसपास के कॉलोनी वालों को पता चला कि यहाँ पर शराब का ठेका खुलने वाला है, तो सब में भयंकर जन आक्रोश था और उस जन आक्रोश के परिणाम स्वरूप यहाँ पर सब एकत्रित हुए कि भाई हम एक ज्ञापन देंगे। लेकिन कई सारे लोगों का कहना था कि भाई ज्ञापन देने की बजाय हम चक्का जाम करें तो प्रशासन तक हमारी बात शीघ्रता से पहुंचेगी, और वैसा हुआ भी सही। चक्का जाम हुआ तो उसके कारण परिणाम स्वरूप प्रशासन को यहाँ आना पड़ा, बातचीत करना पड़ी और अंततः ये सारी मैसेज कि यहाँ के जन निवासियों को इस जगह के ठेका खुलने का घोर आपत्ति है, ये मैसेज जनता तक, प्रशासन तक पहुंचा। हमने ये पुलिस वगैरह ये मीडिया वाला को बुलाने के लिए रोड जाम करा है, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। यहाँ शराब का ठेका खुल रहा है, आज रात को खुलने वाला था, इसलिए हमने ये कार्रवाई करी है कि ये ठेका रोकने के लिए कि यहाँ हम ठेका नहीं खोलने देंगे। यहाँ पे बच्चे लेडीज अकेली रहती है, कॉलोनी के यहाँ ठेका खोलने की जगह नहीं है, बाहर जाके खोले। यहाँ कॉलोनी के सामने ही खोल रहे हैं, जिनेंद्र विहार कॉलोनी और सम्यक डायमंड कॉलोनी के सामने आ रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मंदसौर से हमारे संवाददाता बालचंद असली हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। बालचंद, एक तरफ मंदसौर में सुरक्षा व्यवस्था के तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रातों रात शराब का यहाँ पर ठेका खोल दिया जा रहा है। कॉलोनी वासी इसका विरोध कर रहे हैं। आखिरकार प्रशासन इतना मौन क्यों है? यहाँ पर तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? जी, ये पहले भी ये जगह खेड़ी का जो शराब ठेका है, यहाँ पहले भी ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा चुका था और शराब ठेके पे तोड़फोड़ की गई थी, जिसको लेकर के ग्रामीणों में आक्रोश। और वहीं वो जो ठेका जो है वहाँ से हट करके जो कॉलोनी आसपास 2-3 कॉलोनी है, उन कॉलोनी के पास में जो ठेका जो है वहाँ पर निर्माण हो रहा था, वहाँ ठेका लगने की सूचना जब कॉलोनी वासियों को मिली तो उन्होंने रात को रोड जाम कर दिया और चक्का जाम करने के बाद प्रदर्शन किया है वहाँ। तो मौके पर तत्काल वाईडी नगर पुलिस थाने के जो थाना प्रभारी वो और जो आबकारी के जो अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे और समझाइश दी, और समझाइश देने के बाद जो उन्होंने जो है जाम खुलवा दिया गया है थोड़ी देर। लेकिन कॉलोनी वासियों का, रहवासियों का ये कहना है कि जो कॉलोनी के पास में अगर ठेका खुलता है तो हमारे जो बच्चे वगैरह स्कूल जाएंगे, आसपास के निकलेंगे तो माहौल बिगड़ेगा। और पास में स्कूल भी है, 2 स्कूल है पास में और लगभग 4 से 5 कॉलोनियां भी पास में है। इसका ही वो विरोध कर रहे थे और उनका यही कहना है कि भाई ये ठेका यहाँ नहीं खुले और शहर से बहुत दूर जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है। प्रशासन को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। प्रशासन इस पर क्या कुछ एक्शन भी लेगा, इस पर नजर बनाए रखेगा। बालचंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। रायपुर में धरसीवा थाना पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कुछ समय पहले थाना क्षेत्र के रहने वाली युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद युवक के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करा दिया गया था। लेकिन 18 दिन बीत जाने के बाद भी युवक की गिरफ्तारी नहीं हुई, लिहाजा पीड़िता युवती इंसाफ के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ राहुल सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। राहुल, धरसीवा थाना पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। एक युवती अपने इंसाफ के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। प्रशासन कहां पर आंखें मूंदे बैठा है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस खबर को जब हमको पता चला, जब हमको वहाँ पे बुलाया गया, हमने प्रशासन से भी बात करने की कोशिश की, परंतु उसी समय वहाँ के जो अधिकारी थे वो तुरंत वहाँ पे चले गए हैं और
शिवसेना इसके लिए सामने आके खड़ी हुई है। शिवसेना की महिला अध्यक्ष जो है, प्रदेश की महिला अध्यक्ष, वो खड़े आई है। और जब प्रशासन काम नहीं करता तो जब जनता काम करती तो जनता के बीच से शिवसेना खड़े होकर आई और उसने सीधा ये कहा है कि अगर इसमें कार्रवाई नहीं होगी तो महिला मोर्चा द्वारा पूरे थाना का घेराव किया जाएगा। रायपुर में बढ़ते जा रहा है अपराध। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी घटना है रायपुर में और छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से फैल चुकी है। मैंने जैसे आपको परसों भी जब बात हो रही थी तब मैंने आपको बताया था कि औसतन हर दिन 9 बलात्कार रायपुर में हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं औसतन। तो पुलिस प्रशासन के जो अनदेखी है वो पूरी तरह से इस केस में देखा जा रहा है। पंच का भी इसमें शामिल होना देखा जा रहा है, एसआई का भी इसमें शामिल होना देखा जा रहा है। ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। और इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। ललितपुर में जय अंबे रक्तदान समिति की ओर से पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों पर गहरा शोक व्यक्त किया गया और दीप जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ऐसे में समिति के अध्यक्ष दीपक राठौर ने बताया कि यह अमानवीय कृत्य अत्यंत निंदनीय है। आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसी को लेकर किसी भी रूप में इसे स्वीकार किया ही नहीं जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में देश पीड़ित परिवारों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। धार में नर्मदा नदी का वाटर लेवल कम होने से खलखाट में नदी के बीचों बीच भारत के नक्शे जैसी यहां पर प्राकृतिक आकृति फिर से देखने को मिली है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक अब खलखाट पहुंच रहे हैं। मुंबई आगरा मार्ग नेशनल हाईवे 3 पर नर्मदा नदी पर बने पुल से इस आकृति को आसानी से देखा जा सकता है। ये नर्मदा मैया हमारे भारत देश की और मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी के रूप में मानी जाती है। हम उनके पूजा करते हैं नर्मदा मैया की। और यहाँ पे जब नर्मदा जी का जल स्तर कम होता है तो उसकी वजह से यहाँ भारत का नक्शा आप देख सकते हो कि भारत का नक्शा यहाँ इस जगह पे बनता है। ये कोई बनाए नहीं जाते है, ये अचानक मतलब प्रकृति इसको खुद बना देती है। और यहाँ के हजारों लोग दार्शनिक जितने भी आने जाने वाले यहाँ भारत के नक्शे को देखने के लिए लोग आते हैं। अच्छा, आप ये भारत के नक्शे को देखने के लिए आए हैं कि फिर कहीं निकल के जा रहे थे तो रुक गए यहाँ पर? हमारा भी मन होता है कि लोग बहुत भारत के नक्शे को देखने के लिए आते, तो हमारा भी मन हुआ कि हम भी देखते हुए निकल जाएं। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा HNN 24/7।